1 जुलाई 2017 ये वो डेट है जब भारत में पहली बार जीएसटी आया। इस बात को आज 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे बेसिक सवाल जो है जीएसटी को लेके उठते हैं। तो इन सवालों का जवाब हम जानने के लिए हमारे साथ में आज जो स्पीकर जुड़े हैं, हम पहले तो उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमको थोड़ा सा वक्त दिया है। उनके बारे में एक बताऊं, वो खुद एक प्रोफेशनल हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे टीचर हैं। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। प्लीज़ वेलकम सीए सत्यानंद राउतराय जी। वेलकम सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये जो जीएसटी है, जीएसटी है क्या? बेसिकली जीएसटी इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते हो, आप एक बंदे के थ्रू पैसा देते हो, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। आपका इनकम टैक्स जैसे हो गया, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा देते हो, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी जैसे कि आप बोले कि 1/7/2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उससे पहले कुछ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था क्या? उससे पहले था। उससे पहले काफ़ी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि अपने बिजनेस साइकिल को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे थे। जैसे वैट हुआ, आप लोगों को पता होगा, आप सुने हो वो सब टैक्स। वैट था, सर्विस टैक्स था, आपका एंट्री टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था। वो सारे टैक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे थे अपने बिजनेस साइकिल्स को। अब वो सारे टैक्सेस हट के एक ही टैक्स बन गया, इसीलिए गवर्नमेंट का नारा होता है कि 1 नेशन 1 टैक्स। सो दैट इज़ जीएसटी। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो जीएसटी है ये कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में एप्लीकेबल है? आप ये मत पूछिए कि कौन कौन से के गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है या सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है। नाम इसका है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब सारे गुड्स एंड सारे सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन कुछ फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सर्टन revenue point of view, certain goods are having special importance. For that, either GST is not applicable or exempted. Exempted मतलब उसके ऊपर GST नहीं लगता, लेकिन वो GST के दायरे में आते हैं। लेकिन कुछ कुछ गुड्स हैं जिसके ऊपर GST लगता ही नहीं, वो GST के दायरे से बाहर है। बेसिकली ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो सब GST के दायरे से बाहर है। बाकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है और गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन इशू करता है, उसका एग्जाम्पशन लिस्ट है, उन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, या फिर आप बोल सकते हैं कि 0 रेट में लगता है। सर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है, ये कौन बंदे को लेना पड़ता है? कौन बंदा एलिजिबल है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए? आप ये चीज़ बोलेंगे तो हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा और थोड़ा फ्यूचर में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि पहले ये वाला लिमिट गवर्नमेंट बोला था कि सारे लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई दरकार नहीं है। एक बर्डिंग एंटरप्रेन्योर है या कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उसको जीएसटी लेने की कोई दरकार नहीं है। तो उसके लिए एक लिमिट सेट किया था कि 20 लाख का टर्नओवर मतलब आपका सालाना सेल्स का टोटल, या फिर आपका सालाना रिसिप्ट का टोटल। मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं कोई गुड्स नहीं बेचता, तो मेरा सालाना रिसिप्ट का टोटल अगर 20 लाख से ऊपर है तो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की दरकार है, उससे नीचे है तो दरकार नहीं है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके थोड़ा पर्टिकुलर था स्पेशल स्टेट्स के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मतलब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया या फिर पहाड़ी स्टेट्स, असम, मिजोरम, वो सब आ गए, तो उनके लिए कुछ छूट दिया था कि नहीं, आपके लिए लिमिट 10 लाख है। वो पहले का सिचुएशन था। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख और अदर स्टेट्स के लिए 20 लाख का लिमिट था। उससे नीचे है आपका टर्नओवर तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं है, उससे ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दरकार है। लेकिन कल का अमेंडमेंट, कल का जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, उससे पहले मैं थोड़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में बता देता हूँ। जीएसटी एक टैक्स है, उसके ऊपर सारा स्टेट्स और सेंटर, आर फेडरल स्ट्रक्चर इज़ लाइक दैट कि स्टेट्स गवर्नमेंट अलग होता है, सेंटर गवर्नमेंट अलग होता है, तो वो सारे मिला के डिसीजंस लेते हैं।
तो वो सारे मिला के जो डिसीजन लेते हैं उनको मिला के एक जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ है, वहाँ पे जो डिसीजन होगा वही डिसीजन ही फाइनल होगा। नो स्टेट्स कैन इंडिपेंडेंटली issue their law, no center can independently without the permission issue their law. Therefore it is combination of both states and centers ruling. And yesterday कल आपका एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था जिसमें ये फाइनल हुआ है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख का मैं बात बोला वो बढ़ा के 40 लाख बना दिए हैं। फॉर अदर स्टेट्स इट इज़ 40 लाख, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज़ 20 लाख। अगेन उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, वो अगर चाहे वो अपने वजूद पे स्टेट्स वो चेंज कर सकते हैं 20 लाख से 40 लाख। सर ये जो 15 डिजिट का जो जीएसटी नंबर है इसके बारे में इसको थोड़ा सा सर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जो बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे पैन में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक पैन नंबर मिलता है, वैसे जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करोगे तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा। दैट नंबर कंसिस्ट ऑफ 15 डिजिट। कोई भी बंदा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहता है इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम टू हैव पैन। पैन नहीं है तो जीएसटी नहीं निकल सकता। कोई फॉरेन एंटिटी, नॉन रेजिडेंट एंटिटी के लिए उसके लिए थोड़ा प्रोविजन अलग है, बाकी सबके लिए पैन इज़ नेसेसरी। तो ये 15 डिजिट का नंबर फिर क्या है? 15 डिजिट में से फर्स्ट 2 डिजिट सिग्निफाइज द स्टेट कोड। स्टेट को जो कोड अलॉट हुआ होता है वो कोड रहेगा फर्स्ट 2 डिजिट। जैसे उड़ीसा का स्टेट कोड है 21, तो उड़ीसा का कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसका फर्स्ट 2 डिजिट विल बी 21। उसके बाद आता है आपका पैन नंबर। पैन नंबर होता है 10 डिजिट का, तो 2 डिजिट है स्टेट कोड, देन 10 डिजिट है पैन नंबर। उसके बाद एक होता है एंटिटी कोड, उसके बाद 3 डिजिट बाकी रहता है, उसके बाद एक रहता है एंटिटी कोड। दूसरा एक स्पेस दिया हुआ है, स्पेस की जगह वो जेड बाय डिफ़ॉल्ट जेड ही लेता है। और लास्ट होता है चेकसम डिजिट। तो ऐसे ही उसका 15 डिजिट फॉर्म होता है। checksum digit is used for system purpose. It has no relevance, no practical relevance which can be understood by a layman. सर इसी रिगार्डिंग में अगर इस चीज़ को डिस्कशन को कंटिन्यू करें तो मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे एक बंदा है वो चाहेगा कि 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक ही स्टेट में है, तो क्या वो 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है? जी ज़रूर ले सकता है। बस उसको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वो 2 बिजनेस वर्टिकल में ऑपरेट कर रहा है। बिजनेस वर्टिकल क्या है? बिजनेस वर्टिकल में बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। इट में भी आप अगर रिटेल को एक सप्लाई करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल सप्लाई अलग करना चाहते हो, तो वो 2 वर्टिकल बन जाता है। कभी कभी आप मेडिसिन में सप्लाई करते हो, आप और कुछ हाउस होल्ड हस्बेंड्री में सप्लाई करना चाहते हो, तो वो 2 वर्टिकल बन जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो मोर देन 1 जीएसटी नंबर लो, अगर नहीं चाहते हो तो एक ही नंबर सफिशिएंट। आप बोलोगे नहीं मेरे को इतना काम नहीं करना है, मेरे को एक ही जीएसटी नंबर सफिशिएंट है, तो आप कर सकते हो। लेकिन हर स्टेट में आप एक लेना ज़रूरी है। उसके बाद अगर चाहो डिफरेंट वर्टिकल के लिए अलग अलग लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सर इसमें और अगर थोड़ा सा कंटिन्यू करके पूछूं, जैसे आपने बताया कि उड़ीसा का स्टेट कोड है 21, तो अगर सेम एसएससी और वो 2 स्टेट में ऑपरेट कर रहा है तो क्या उसको 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा या वो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके काम चला सकता है? नहीं, मैं बोला ना कि जो स्टेट में वो ऑपरेट करता है हर एक स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। ऑपरेट मतलब नॉट ओनली हैविंग अ फैक्ट्री और नॉट ओनली हैविंग अ ऑफिस, इवन डिपो वगैरह होता है तब भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और जैसे कि हम बोला फर्स्ट 2 डिजिट सिग्निफाइज द स्टेट कोड। तो उड़ीसा में अगर है उसको एक जीएसटी नंबर मिलेगा, पैन नंबर वही लेगा लेकिन स्टार्टिंग 2 डिजिट 21 रहेगा। और कोई स्टेट में है और बिहार या वो अपना वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल है 19, तो फर्स्ट 2 डिजिट विल बी 19, उसके बाद उसका पैन नंबर रहेगा। नेक्स्ट 3 डिजिट वो कुछ भी रह सकता है। सर ये कितने टाइप के जीएसटी जो है वो अभी तक है हमारे बीच में, वो चीज़ एक बार थोड़ा सा बता दें। ये चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा कि
गवर्नमेंट बोलता है वन नेशन वन टैक्स, येस इट इज़ वन नेशन वन टैक्स, बट हम लोगों को काफ़ी चीज़ सुनना पड़ता है कि कहीं CGST है, SGST है, IGST है, और कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि कहीं पे 5% लगता है, कहीं पे 12%, कहीं पे 18%, 28%। तो ये दो चीज़ क्या है, किस चीज़ को गवर्नमेंट बोलता है वन नेशन वन टैक्स? पहला चीज़ देखते हैं, हम सुने हैं CGST, SGST, IGST। आप कभी भी कहीं पे मार्केट जाएंगे तो बिल आएगा, कोई शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो बिल आएगा, उसमें लिखा होगा CGST 9%, SGST 9%, या CGST 2.5, SGST 2.5। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है आप स्टेट के अंदर कहीं से भी खरीदते हो, एक स्टेट के अंदर, मतलब परचेजर भी सेम स्टेट का, सेलर भी सेम स्टेट का, तो आपको वो चार्ज करेगा CGST एंड SGST, ठीक है। लेकिन आप अगर वो स्टेट से नहीं खरीद के बाहर के स्टेट से कहीं से खरीदते हो, मतलब सेलर बिलोंग टू वन स्टेट एंड परचेज बिलोंग टू अनदर स्टेट, देन IGST विल बी चार्ज्ड, ठीक है। तो IGST कोई अलग टैक्स नहीं है, IGST इज नथिंग बट द समेशन ऑफ CGST and SGST, and IGST is not a new tax, it is just a method to pay the tax to the ultimate destiny of the goods or services। इसका मतलब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि GST को गवर्नमेंट बोला है कि GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे कंज्यूम होगा वहाँ पे टैक्स लगेगा। जैसा कि GST जो है उसको गेम चेंजर बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस आने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि एडवांटेज ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के, या जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के, या कस्टमर के, इसको आप कैसे देखते हैं? नो डाउट GST इज़ अ गेम चेंजर, बट इट इज़ चेंजिंग द गेम पॉजिटिवली और नेगेटिवली, टाइम विल से। जैसे कि इनिशियल हिकअप्स रहा है, काफ़ी बिजनेसमैन को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन ये होता है हर ट्रांजिशन फेज़ में, ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, बट टाइम विल से वेदर इट इज़ अ करेक्ट टैक्स और नॉट। बट येस, टू मच एक्सटेंट इट हैज़ अ चेंज द बिजनेस सिनेरियो, बहुत सिंप्लीफिकेशन हुआ है, काफ़ी सारे टैक्सेस हटा है। आप अगर एडवांटेजेस को देखोगे तो एक बहुत एडवांटेज जो मैं मानता हूँ अपने छोटे छोटे स्टेट्स के लिए, जो डेवलपिंग स्टेट्स है या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनके लिए GST काफ़ी ही मुनाफादायक है। क्यों? क्योंकि GST को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं, इसलिए काफ़ी स्टेट्स अपोज भी किए थे GST को इनिशियली, कि यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स वहाँ पे जाता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होता है, अनलाइक अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम जहाँ पे क्या होता था, जो प्रोडक्शन करता था उसी को टैक्स मिलता था। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे वन ऑफ द प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होने के बाद जब कुछ चीज़ बेचा जाता है, सोच लीजिए उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा का डीलर जो खरीदता है वो कुछ पैसा देता है तमिलनाडु को, जो पैसा देता है वो पैसा देता है वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए, उसके साथ कुछ पैसा देता है CST के लिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, उस प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा हम लोग, उस पैसे का कुछ हिस्सा हम लोग दे रहे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तो डेवलपिंग स्टेट्स और डेवलप्ड स्टेट्स जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा मुनाफा जा रहा है। तो ऐसे होने से क्या होता है, ये डिस्पैरिटी दिन ब दिन बढ़ता जाता, जो कंजम्पशन स्टेट्स है वो देते जाते, जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो पाते जाते। तो GST इसलिए गेम चेंजर आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होगा वहाँ पे टैक्स जाएगा। मतलब
मतलब ये नहीं है कि अगर आप अभी तमिलनाडु से खरीदोगे तो तमिलनाडु आपको पैसा देगा, ये कभी नहीं होगा। आप तमिलनाडु से खरीद रहे हो, आप पैसा दोगे, लेकिन वहाँ पे जैसे मैं बोला कि IGST लगेगा, IGST लग गया। अब IGST जब लग गया इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो तमिलनाडु में जो सेल किया है वो अपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि मेरा IGST कलेक्शन इतना है। जब IGST कलेक्शन वो रिपोर्ट करेगा कि इतना मेरा IGST कलेक्शन है, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको मांगेगा कि कौन से स्टेट से आपका IGST कलेक्शन इतना है। तो आप वहाँ पे स्टेट कोड का ये इंपॉर्टेंस है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पे उड़ीसा बन जाता है। 21 स्टेट कोड डाल के वो जब अपना GST नंबर डाल देता है उड़ीसा डीलर का, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उड़ीसा का डीलर अपना कंज्यूमिंग स्टेट है। तो वो जो IGST है, IGST इज़ नथिंग बट CGST प्लस SGST। SGST के ऊपर स्टेट का हक है। कौन सा स्टेट का? ना कंज्यूमिंग स्टेट का। CGST तो वो सेंटर का ही है, वो हमेशा सेंटर को ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो SGST का पोर्शन है वो तमिलनाडु को नहीं जाके वो आ जाएगा उड़ीसा को। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द लाइन ऐसे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते जाएंगे, तो जो भी सब कंज्यूमिंग स्टेट है या फिर डेवलपिंग स्टेट है, अंडर डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया लेकिन खपत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उन स्टेट्स को भी रेवेन्यू मिलता जाएगा। उन लोगों को रेवेन्यू मिलेगा तो वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी तेज़ हो जाएगा, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट है।